हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉजिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूँ जिसमें हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन को पूरा देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनाए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है डिटेल में, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आर फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, विच एक्ट इज नोन एज मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स? किस एक्ट को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है? मतलब मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो चलिए आइए अपने ऑप्शंस देखते हैं। आर ए ऑप्शन इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, आर बी ऑप्शन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी ऑप्शन इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, देन वी हैव एट लास्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अपने पास चार ऑप्शंस हैं, इनमें से एक को हमें चूज़ करना है। तो लेट मी गिव यू द आंसर। ऑप्शन बी हमारा आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो है उसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका नाम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्यों पड़ा? क्योंकि उस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो मॉन्टेग्यू थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का नाम द मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी पड़ गया। एंड बाय दिस एक्ट द सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम दोज ऑफ द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। सेंट्रल सब्जेक्ट्स को डिमार्केट कर दिया और प्रोविंशियल सब्जेक्ट से अलग कर दिया इस एक्ट से। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने ड्यूअल गवर्नमेंट्स जो थी, डायरकी जो थी, उसको प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया। एंड मोर ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने फर्स्ट टाइम देश में बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया। और फर्स्ट टाइम जो इंडियंस थे उनको भी पहली बार लिमिटेड फ्रेंचाइज का राइट दिया गया, मतलब राइट टू वोट जो है उसको भी फर्स्ट टाइम इंडिया में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इंडियंस को भी प्रोवाइड किया गया। और इस एक्ट ने जो कम्युनल इलेक्टोरेट था उसको भी एक्सपेंड कर दिया और अब कम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी ग्रांट होने लगा। तो ये सारे एक्ट्स जो थे, ये सारे फंक्शंस और फीचर्स जो थे, ये सारी एक्टिविटीज़ वो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा की गई। देन वी हैव which was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पहला स्टेप कौन सा लिया गया था, वो कौन सा एक्ट था? तो आर ऑप्शंस आर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 and Regulating Act 1773. Let me give you the answer. ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये जो है ये पहला एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फर्स्ट स्टेप लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया में कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा, क्योंकि ये रेगुलेट करने के लिए था। और मोर ओवर इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के डेजिग्नेशन में कन्वर्ट कर दिया और द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसके सबॉर्डिनेशन में इसके सबॉर्डिनेटेड जो थे वो थे बॉम्बे के गवर्नर्स और मद्रास के गवर्नर्स। इन दोनों को रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबॉर्डिनेट बना दिया। देन वी हैव which act introduced a system of open competition as the basis for the recruitment of civil servants of the East India Company।
ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए फर्स्ट टाइम किस एक्ट ने ओपन कंपटीशन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया? तो हमारे ऑप्शंस हैं द चार्टर एक्ट 1853, द चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 एंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। तो लेट मी गिव यू द आंसर। ऑप्शन ए, द चार्टर एक्ट 1853, इसने फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। वो एक्ट था द चार्टर एक्ट 1853। और इस एक्ट के द्वारा अकॉर्डिंगली एक मैकॉले कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही मैकॉले कमेटी ने इंडियन सिविल सर्विसेज को 1854 में सेटअप किया। आईसीएस जो सर्विस थी उसको 1854 में मैकॉले कमेटी ने द चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा सेटअप किया। और द चार्टर एक्ट 1853 ने जो गवर्नर जनरल्स की जो काउंसिल थी उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दोनों को सेपरेट कर दिया और अलग अलग कर दिया। और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स को इसको एक नई इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई जिसमें 6 मेंबर्स थे विच इंक्लूडेड 6 मेंबर्स। आवर नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज which act introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate? मतलब वो कौन सा एक्ट था जिसने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया? मतलब पृथक निर्वाचन, एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक पृथक निर्वाचन की प्रक्रिया को मुस्लिम्स के लिए किस अधिनियम ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया? तो ऑप्शंस हैं अपने इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो लेट मी गिव यू द आंसर। आर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 ने ही मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम लॉर्ड मॉर्ले था और उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनका नाम लॉर्ड मिंटो था। इसलिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 का नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मॉर्ले मिंटो रिपोर्ट भी पड़ गया। दिस वॉज द रीजन वेयर बाय The Indian Councils Act 1909 was also known as Morley-Minto Reforms। एंड इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम को चेंज कर दिया और उसका नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया। और जस्ट बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाने लगा। एट लास्ट वी हैव Who was the first Governor General of Free India? फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आर ऑप्शंस आर लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड कैनिंग। सो लेट मी गिव यू द आंसर। ऑप्शन ए हमारा आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना होगा। यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। और यहाँ पर पूछा गया है फ्री इंडिया, मतलब फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्री इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। और इंडिया जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा फ्री हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। और लॉर्ड माउंटबेटन को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया अपॉइंट किया गया था। और टिल 1947 तक गवर्नमेंट जो थी इंडिया की वो 1919 का जो एक्ट था उसके प्रोविजंस से चल रही थी, क्योंकि 1935 के एक्ट के जो प्रोविजंस थे फेडरेशन और रायरकी से रिलेटेड उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इसलिए सारे फंक्शंस जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो 1947 तक 1919 के एक्ट से चलते रहे। और द एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइडेड बाय द 1919 एक्ट वो कंटिन्यू रही गवर्नर जनरल को एडवाइस करने के लिए 1947 तक।
और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। और इस एक्ट ने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की, सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंसेस लेवल पर भी। और इसीलिए द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ड्यूअल फंक्शंस असाइन किए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट और लेजिस्लेटिव दोनों तरह के फंक्शंस थे। और इसने डोमिनियन लेजिस्लेचर को एक सॉवरेन बॉडी के रूप में डिक्लेयर कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑल द बेस्ट।